80 घाव थे, तन पे व्यथा नहीं थी कोई मन में। एक हाथ, एक पैर और एक आंख खोकर भी राणा सांगा ने कभी हार नहीं मानी। बाबर के खिलाफ खानवा की युद्ध भूमि पर खड़ा यह वीर राजा न केवल अपनी शौर्य गाथाओं के लिए प्रसिद्ध हुआ, बल्कि वह संघर्ष का प्रतीक बन गया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या था उनका राज और कैसे वे हर घाव के बावजूद लड़ते रहे। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 12 अप्रैल 1484 को चित्तौड़ मेवाड़ के राजा राणा रायमल के यहां हुआ था। राणा रायमल के 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं, और उन 13 पुत्रों में राणा सांगा, पृथ्वीराज और जयमल का नाम विशेष था। राजा रायमल अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी चुनने के लिए इन तीनों राजकुमारों में से एक को चुनना चाहते थे, लेकिन इस पर बहस और संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि राणा रायमल के भाई सारंगदेव भी खुद को राज्य का अधिकारी मानते थे और गद्दी पर बैठने के लिए दावा करते थे। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी, महमूद खिलजी और बाबर के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी थी। उन्होंने सभी को धूल चटाई थी। युद्ध में उनके शरीर पर लगभग 80 घाव हो गए थे, फिर भी वे लड़ते रहे। खातोली के युद्ध में महाराणा सांगा का एक हाथ काट गया था और एक पर पैर ने काम करना बंद कर दिया था। उनके घावों के कारण उन्हें मानवों का खंडहर भी कहा जाता था। राणा सांगा सबसे छोटे थे और अपने 2 बड़े भाइयों के साथ सिंहासन के लिए संघर्ष में शामिल हो गए। कहा जाता है कि जब राणा सांगा, पृथ्वीराज और जयमल तीनों अपनी जन्म पत्रियां लेकर एक ज्योतिषी के पास गए, तो ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि संग्राम सिंह का राजयोग बहुत बलिष्ठ है। यह सुनकर पृथ्वीराज बहुत नाराज हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर अपनी तलवार से राणा सांगा पर वार कर दिया। इस हमले में राणा सांगा की एक आंख फूट गई। इसके बाद सारंगदेव, जो पहले से ही राज्य की गद्दी पर अपना दावा जता रहे थे, वहां पहुंचे और उन्होंने सुझाव दिया कि जन्म पत्री को एक भीमल गांव की पुजारिन, जो बहुत चमत्कारी ज्योतिषी मानी जाती थी, को दिखाई जाए। पुजारिन ने भी पहले वाले ज्योतिषी की भविष्यवाणी का समर्थन किया और कहा कि राणा सांगा के राजयोग में कोई संदेह नहीं है। इसकी पुष्टि के बाद राणा सांगा अपनी जान बचाने के लिए अजमेर चले गए, जहां करमचंद पंवार ने उन्हें शरण दी। अजमेर में उन्होंने कुछ समय तक अज्ञातवास में रहते हुए अपनी शक्ति को पुनः संगठित किया। उन्होंने करमचंद पंवार की सहायता से 1509 में मेवाड़ का राज्य पुनः प्राप्त किया। इस दौरान राणा सांगा के प्रतिद्वंद्वी पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई और जयमल भी युद्ध में शहीद हो गए। बाबर के पास लगभग 1 लाख सैनिक और अत्याधुनिक गोला बारूद, तोपें और बंदूकें थीं। बाबर ने युद्ध में वही रणनीति अपनाई थी जो उसने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ अपनाई थी, चक्रव्यूह। बाबर के पास मजबूत तोपखाना, तीरंदाजी और घेराबंदी की ताकत थी। राणा सांगा के पास भी 1 लाख सैनिक थे, लेकिन उनकी सेना में विभिन्न राजपूत राज्यों के छोटे छोटे राजा शामिल थे, जिनकी सेनाएं अलग अलग नेतृत्व में थीं। इस कारण उनकी सेना में एकता और सामंजस्य की कमी थी। युद्ध की शुरुआत में राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को काफी चुनौती दी। राणा सांगा की सेना की वीरता और साहस ने बाबर को पहले कई लड़ाइयों में परेशान किया। राणा सांगा की सेना ने पहले बयाना और सीकरी के पास बाबर को कड़ी टक्कर दी। बाबर की सेना को कई बार शिकस्त का सामना करना पड़ा और इसका मनोबल गिरने लगा। बाबर ने अपने सैन्य रणनीतिकारों और तोपखाने की ताकत का भरपूर उपयोग किया। वह जानता था कि राणा सांगा की सेना में आपसी तालमेल की कमी है और उसका नेतृत्व भी विभाजित है। बाबर ने सबसे पहले चक्रव्यूह की रचना की। इसके अलावा बाबर ने सैनिकों को जिहाद का संकल्प दिलाया, जिससे उनकी सेना में उत्साह का संचार हुआ और अपनी तोपों से राणा सांगा की सेना को खदेड़ने की कोशिश की। राणा सांगा ने युद्ध में सबसे आगे रहकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। वह हाथी पर सवार थे और उनके ऊपर एक विशाल मुकुट था जो दूर से दिखाई दे रहा था। बाबर ने अपने तीरंदाजों से राणा सांगा को निशाना बनाया और एक तीर उनको लगा, जिससे वह घायल हो गए। उनके घायल होने के बाद उनकी सेना का मनोबल टूट गया और कुछ समय के लिए युद्ध में हतोत्साही हो गए। राणा सांगा के घायल होने के बाद उनके सहयोगी सेनापतियों में भी अफरा तफरी मच गई। यह समय था जब बाबर ने युद्ध के मैदान में निर्णायक बढ़त बनाई। राणा सांगा की सेना में विभिन्न राजपूत सरदारों की सेनाओं में आपसी मतभेद और मनमुटाव था। कुछ सेनापति जैसे सिहालदी तंवर और खानजादा, मुस्लिम सेनापति, युद्ध के बीच बाबर के पक्ष में चले गए, जिससे बाबर को रणनीतिक जानकारी मिल गई और वह सेना को तोड़ने में सफल हो गया। अंततः राणा सांगा की सेना बाबर की सेना के खिलाफ संघर्ष नहीं
बाबर ने अपनी तोपों, गोला बारूद और कड़ी रणनीति के साथ राणा सांगा की सेना को हराया। हालांकि राणा सांगा जीवित थे, लेकिन उनका नेतृत्व नहीं रहा और उनकी सेना में बिखराव हो गया। महाराणा सांगा के पराजय का मुख्य कारण यह भी माना जाता है कि इस युद्ध में बाबर की सेना एक व्यवस्थित सेनापति और राजा के नेतृत्व में युद्ध लड़ रही थी, जबकि मेवाड़ की सेना में कई छोटे छोटे रियासतों के राजा शामिल थे और अलग अलग सेनाओं का नेतृत्व अलग अलग लोगों के हाथ में था। ऐसे में उसमें एकता और तालमेल नहीं दिख पाया, जिस कारण महाराणा सांगा की हार हो गई। राणा सांगा को पालकी में बसवा दौसा ले जाया गया, जहां उनको होश आया और वह पुनः युद्ध स्थल पर जाने के लिए तैयार हुए। जब उन्हें युद्ध का हाल पता चला तो उसने बाबर को हराने की शपथ लेते हुए योजना बनाने के लिए इरिच नामक गांव में पहुंचे। इरिच में उसके साथियों ने देखा कि इस बार अगर हम बाबर से युद्ध करते हैं तो हमारा सर्वनाश निश्चित ही है। अतः उन्होंने मिलकर काल्पी नामक स्थान पर सांगा को विष दे दिया। विष के कारण 30 जनवरी 1528 को काल्पी में ही सांगा की मृत्यु हो गई। सांगा को काल्पी से मांडलगढ़ भीलवाड़ा ले जाया गया। वहां सांगा का दाह संस्कार किया गया। वहां आज भी उनके नाम की छतरी बनी हुई है। राणा सांगा भारतीय इतिहास के अद्वितीय योद्धा और साहस, स्वाभिमान तथा मातृभूमि के प्रति प्रेम के प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन में असंख्य संघर्षों का सामना किया, लेकिन कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। शारीरिक कष्टों और राजनीतिक कठिनाइयों के बावजूद वह अंतिम क्षण तक अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। उनकी महानता केवल उनके रण कौशल और वीरता में ही नहीं थी, बल्कि राजपूत एकता को मजबूत करने और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ स्वाभिमान के साथ खड़े होने के उनके प्रयासों में भी थी। राणा सांगा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व और महानता तब प्रकट होती है जब व्यक्ति हर चुनौती के बावजूद अपने धर्म, कर्तव्य और मूल्यों के प्रति समर्पित रहता है। उनकी कहानी केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। उनका नाम सदैव भारतीय गौरव और संघर्ष का प्रतीक बना रहेगा।